नमस्कार दोस्तों, आज हम मुगल वंश में एक बहुत बड़े बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने दिल्ली सल्तनत के राजाओं के बारे में पढ़ा है। आज हम दिल्ली सल्तनत के बाद आने वाला भारतीय इतिहास का एक वंश है, जिस वंश का नाम है मुगल वंश। वैसे तो भारत सरकार की इस मुगल वंश के लिए जो चर्चा रही है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं। पहला सवाल अपना यह पड़ता है, आज बच्चों को बहुत सारी चीजें समझाई जाती हैं और समझाने की वजह से उनकी जिंदगी में कुछ तकलीफ भी आती है। कई शिक्षाविद आदमी है, वो ये कहते हैं कि क्यों पढ़ाया जाए मुगल वंश की सब चीजें। हमें क्या मतलब है बाबर से, हमें क्या मतलब है हुमायूं से, क्या शाहजहां से मतलब है, क्या मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक से। हमें किसी राजा को पढ़ने से फायदे क्या होते हैं, भारत का इतिहास क्या कहता है, ये बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, इन राजाओं की हिस्ट्री क्यों बताई जाती है, ये सबसे बड़ा बिंदु है। इस बिंदु पर आज हम भारत के इस मैप से, भारत की इस स्थिति से आज एक ऐसी कहानी के माध्यम से मुगल वंश पढ़ेंगे कि सिर्फ एक बार ही पढ़ेंगे, उसके बाद जिंदगी में दोबारा से पढ़ने की नौबत तक ना आए। हमारा यही सपना रहेगा पूरा। पहला क्वेश्चन तो यहां पर यह पड़ता है कि आज स्कूल से लेकर कॉलेज, कोचिंग, कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह राजा महाराजाओं का इतिहास पूछा जाता है, जिनकी बहुत बड़ी डिटेल है और एक सामान्य बच्चे के लिए याद करना आसान भी नहीं है। परंतु एक शर्त से है, यदि पढ़ाने वाले के पास उसकी पूरी कहानी है और जबरदस्त कहानी है और रियल घटना पर आधारित कहानी है, तो वो एक बार ही पढ़ना पड़ता है, फिर इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, एक ही बार। मुगल वंश में हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजा आए अपने पास। भारत के इतिहास में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो घमासान है, वो दिल्ली सल्तनत कहलाता है। दिल्ली के वो सभी राजा सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं, इसलिए वो सल्तनत में कहलाए। सल्तनत मानी सुल्तान का पद होता है, यानी राजा का पद होता है, बादशाह का पद होता है, मोनार्की होता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो व्यक्ति माना गया है, वो है लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी। भारत के सभी बच्चे इस बात को जानते हैं। इब्राहिम लोदी है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा है, वो लोदी वंश का भी अंतिम राजा है। एक युद्ध लड़ेगा इब्राहिम लोदी और इस युद्ध में वो हार जाएगा और मर जाएगा। मरने के बाद लोदी वंश समाप्त, दिल्ली वंश समाप्त और दिल्ली में नया ही वंश उदय हो जाएगा, जिस वंश को हम क्या कहेंगे, मुगल वंश। आइए शुरुआत करते हैं। वर्तमान भारत की ये सिचुएशन है। कहते हैं कि यहां पर एक एरिया पड़ता है, जिस एरिया का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के इन प्रदेशों में मुगल वंश के लोगों ने जन्म लिया है और यह साम्राज्य रहा हुआ है इनका। ये अफगानिस्तान से इंदुकस पर्वत पार करके भारत में प्रवेश करते हैं। तो देखिए, मुगल वंश में कौन कौन से उत्तराधिकार नियमित राजा हैं, तो इनकी हमने एक ट्रिक बनाई है, बादशाह। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल वंश में तो बहुत सारे राजा बने, आगे भी राजा बने। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है और औरंगजेब उत्तराधिकार के नियम से अंतिम संस्थापक है। परंतु यदि मुगल वंश के राजाओं की बात की जाए, तो अंतिम मुगल बादशाह इस देश में बहादुर शाह जफर द्वितीय को माना जाता है, जो 1857 की क्रांति का लीडरशिप करने वाला व्यक्ति है, जो 1862 में म्यांमार की रंगून जेल में तड़प कर मर गया था। वो अंतिम मुगल बादशाह था। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के 227 साल मुगलों के हाथ में रहे हुए हैं।
इस देश पर 227 साल तक मुगलों ने राज किया है। 1526 से लेकर 1707, 220 साल अप्रोक्सीमेट, लगभग 220 साल तक इन मुगल वंश के इन राजाओं ने इस देश पर क्या किया है? राज किया है। आइए सुनते हैं बाबर की कहानी कि बाबर कौन था, क्या था, कैसे आया, क्यों आया। हम सब ये कहानियां सुना रहे हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इतिहास के कथन के अनुसार ये कहानियां बताई जा रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बाबर की भारत में आने की कोई इच्छा नहीं है। वो इस देश को लूटना नहीं चाहता है। इस देश में उनकी आने की कोई इच्छा नहीं है। बाबर का पिता एक राजा है। बाबर का जो पिता है वो एक राजा है फरगना का। फरगना अफगानिस्तान में पड़ता है। और कहते हैं कि बाबर का जो पिता है, जिसका नाम उमर शेख मिर्जा है, बड़ा धार्मिक पुण्यवादी व्यक्ति है। सुबह सुबह रोज उठता है, पशु पक्षियों को दाने डालने के लिए जाता है। फरगना में एक पुरानी सी हवेली है, उस हवेली पर वो रोज पक्षियों को दाने डालने के लिए जाता है। बाबर की उम्र अभी 11 साल ही है, क्योंकि बाबर अभी बच्चा है। एक दिन वो पुरानी खंडर हवेली गिर गई और उसके नीचे दबकर बाबर का पिता मर गया। इतिहास ये कहता है कि जब उमर शेख मिर्जा मरा तो बाबर की उम्र 11 वर्ष थी और 11 वर्ष की उम्र में ही बाबर राजा के पद पर बैठा। बाबर ने अपना राज सिंहासन 11 साल की उम्र में प्राप्त किया था। अब सवाल यह खड़ा हो गया कि बाबर को राज सिंहासन दिया जाए या परिवार में और लोगों को दिया जाए। तो कहते हैं कि बाबर की एक दादी है जिसका नाम है एहसान दौलत बेगम। क्या नाम था? एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम ने कहा कि मेरा बेटा मर गया है, उसका बेटा ही राज सिंहासन पर बैठेगा। परिवार वालों ने कहा ये तो बालक है, इसको राजगद्दी पर आप बैठा दोगे तो कोई फायदा नहीं है। हमारे परिवार में और बहुत समझदार आदमी है, उनको बैठा देंगे हम। तो परिवार में गृह युद्ध छिड़ गया राजगद्दी को लेकर। बाबर की दादी ने चालाकी दिखाई और तुरंत प्रभाव से राज तिलक कर दिया बाबर के। और ध्यान से समझिए, सुनिए, सेना उसी आदमी की रक्षा करेगी जिसके राज तिलक हो गया, वही उस सेना का मालिक है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 100 साल का व्यक्ति हो। सेना की इतनी जिम्मेदारी थी कि जिसके राज तिलक हो गया, सेना उसी की बन जाएगी। बाबर की दादी ने, एहसान दौलत बेगम ने क्या किया? बाबर का राज तिलक कर दिया। 11 वर्ष की आयु में बाबर सबसे पहले फरगना की राजगद्दी पर बैठा। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न दे दिया कि बाबर सबसे पहले कहां की राजगद्दी पर बैठा? फरगना। कहां की राजगद्दी पर बैठा था? फरगना की राजगद्दी पर बैठा। धीरे धीरे बाबर राज सिंहासन पर बैठा तो थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा उसे। कई लोगों ने उसकी हेल्प की, सहायता की, और बड़े व्यक्ति हैं वो नियुक्त कर दिए गए। कहते हैं कि इस समय भारत में क्या सिचुएशन है समझिए। इस समय अंतिम एक वंश चल रहा है दिल्ली सल्तनत का, जिसको इतिहास में कहते हैं लोधी वंश। और लोधी वंश का अंतिम राजा है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के पास विशाल सेना है, संपूर्ण भारत का शक्तिशाली राजा है। दिल्ली एकदम से सुरक्षित है, सब कुछ है, एकदम से कोई समस्या नहीं है। इब्राहिम लोधी इतना ताकतवर है। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है बच्चे को कि जहां से जो कमियां रही है, गलतियां रही है, उनसे सीख लेनी है अपने को। जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे राजाओं ने, महाराजाओं ने जो की है, जिनकी सजा उन्हें मिली है, वो गलतियां हमारी जिंदगी में दोबारा आनी नहीं चाहिए। इसलिए बच्चे को इतिहास पढ़ाया जाता है।
कि उस गलती से उसे प्रेरणा ही मिले। राज सिंहासन पर बाबर बैठ गया। इधर भारत में दिल्ली में राज सिंहासन पर बैठा है इब्राहिम लोदी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बाबर ने इस देश में कई युद्ध लड़े हैं और उन युद्धों को एक सीक्वेंस से याद करेंगे हम। कहते हैं कि बाबर घूमने के लिए एक बार अफगानिस्तान के दूसरे प्रदेश काबुल में चला गया। काबुल उस जमाने की सबसे सुंदर सिटी का नाम है। मैं ये कहूं कि बाबर के समय विश्व का सबसे सुंदर शहर काबुल है। और बाबर काबुल घूमता है तो उसे बहुत प्रिय लगा। बाबर कहता है कि नहीं, ऐलान कर देता वो। काबुल उसे बहुत अच्छा लगा। बाबर कहता है कि मेरी मौत हो जाए, मुझे कोई दुख नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में मर जाऊं कोई समस्या नहीं है, परंतु मुझे काबुल की जमीन में दफनाना, ये बाबर की आखिरी इच्छा थी। अंतिम इच्छा क्या है बाबर की? काबुल की जमीन में दफनाना, ये उसकी अंतिम इच्छा है। हम कह सकते हैं कि काबुल की जमीन से बहुत प्रेम करता था बाबर। समझ गए इस बात को? बाबर की भारत में आने की तो कोई इच्छा है ही नहीं। दिल्ली में, यहां पर भारत की राजधानी दिल्ली में यहां पर एक राजा है जिस राजा का नाम है इब्राहिम लोदी। और ये कहते हैं कि इब्राहिम लोदी के चाचा और भतीजा है। एक का नाम है आलम खां लोदी और दूसरे का नाम है दौलत खां लोदी, जो क्रमशः चाचा व भतीजा लगते हैं इब्राहिम लोदी के। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ये चाहते हैं कि इस राज सिंहासन पर इब्राहिम लोदी को हटा दिया जाए, यानी इसे मार दिया जाए और दिल्ली की ये सल्तनत अपने हाथ में आ जाए। ये ड्रीम है, सपना है इनका। लेकिन ये दोनों इसे मार नहीं सकते क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास सैनिकों की संख्या 1.5 लाख है। पर परिवार के लोग हैं, परिवार में 100 में से 5% लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रोग्रेस पर प्रशंसा करेंगे। 95% लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रोग्रेस को रोकने के लिए मेहनत करेंगे। दोनों बात समझ में आ रही है ना आपके? इस जन्म में मनुष्य आया भी अकेला ही है, जाएगा भी अकेला, खाएगा भी अकेला, पिएगा भी अकेला, अकेला ही जीवन जिएगा। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हो ना आप, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। और ये सोच के ही कि मैं जो कुछ भी करूंगा खुद के लिए करूंगा। मेरा एक परिवार होगा, मेरी एक अलग दुनिया होगी, मेरा एक खुद का समाज होगा, मेरा एक खुद का स्टैंड होगा, एक घर होगा जिस घर के सारे फैसले मेरे पिता नहीं लेंगे, मेरी माता नहीं लेंगी, वो अपने समय के लोग थे, मैं उसका हेड रहूंगा। मैं वो फैसले लेकर एक नए परिवार को, नई शुरुआत नए तरीके से जनरेट करूंगा। ये आपने हर समय बुलंद तरीके से ये विचार दिमाग में एनी टाइम होना चाहिए। ये दोनों मरवाना चाहते हैं इब्राहिम लोदी को। इतिहास ये कहता है कि इन दोनों को पता चला कि अफगानिस्तान के फरगना में एक राजा है जिसका नाम है बाबर। और बाबर ने क्या किया, इनके कहने से निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो निमंत्रण स्वीकार करने के पीछे रहस्य क्या है, क्या सीक्रेट रहस्य है, सुनिए। आलम खां दौलत खां लोदी है। इतिहास ये कहता है कि आलम खां दौलत खां लोदी दोनों गए बाबर के पास, इनविटेशन कार्ड लेकर गए, बुलावा पत्र लेके गए, निमंत्रण पत्र लेकर गए कि तुम आओ और दिल्ली को लूटपाट करो और ले जाओ इसे। बाबर ने कहता कि मैं क्यों आऊं दिल्ली, मुझे क्यों जाना दिल्ली, मुझे भारत नहीं जाना है। तो लालच देते हैं। इब्राहिम लोदी जिस महल में रहता है वो सोने का महल है, जिस बेड पर सोता है वो सोने का बेड है, जिन बर्तनों में भोजन करता है वो सोने के हैं। इतना धन है उसके पास और बेकार राजा है, जनता ना खुश है उससे। आप एक फायदा कर सकते हो
कि जनता की भलाई के लिए ही सही आप उसको मार दो और दिल्ली को लूट ले चलो, हम आपका साथ देंगे। इस बीच इन दोनों के लाख जतन प्रयास के समझाने के बावजूद बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? कोई आपत्ति नहीं है? सब कुछ खोपड़े में घुस गया है? अब सुनो, बाबर अफगानिस्तान में फरगना से चला। कहां से चला? फरगना से चला। फरगना से जब एंट्री करेगा भारत में तो यहां पर एक पंजाब एरिया के पास में एक जाति आएगी। इस जाति को हम कहेंगे यूसुफजई जाति। क्या कहेंगे? यूसुफजई जाति। अरे एक जाति रही हुई है भारत के इतिहास के पन्नों में जिसका नाम है यूसुफजई जाति, जो वेपन्स बनाती है, हथियार बनाती है, चलाना भी जानती है, बनाना भी जानती है। बात है 1519 की। जैसे ही बाबर भारत की ओर बढ़ रहा है तो इस यूसुफजई जाति ने बाबर को रोक लिया और कहा भारत में एंट्री नहीं करने देंगे। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं आता है, हालांकि दोनों ही पक्षों को नुकसान होता है। इतिहास ये कहता है कि ज्यादा नुकसान बाबर को हुआ था, इसलिए बाबर वापस लौट गया फरगना। यह बाबर का पहली बार आक्रमण माना गया भारत में। अब बाबर आएगा 1526 में आएगा, पानीपत का मैदान होगा। इतिहास में हम इसे कहेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। तारीख होगी 21 अप्रैल और समय होगा 1526 ईस्वी का। कहते हैं कि पानीपत का जो मैदान है वो हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। यहां हरियाणा पड़ता है। इस हरियाणा में एक मैदान है जिसका नाम है पानीपत का मैदान। युद्ध के बड़े स्थल हरियाणा में ही है। संसार में युद्ध का सबसे बड़ा स्थल है सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा जो युद्ध लड़ा गया था महाभारत का युद्ध था। राजा महाराजाओं ने जो युद्ध लड़े अधिकांशतः हरियाणा में लड़े। पानीपत का मैदान हरियाणा में है। खानवा का मैदान भरतपुर राजस्थान में है। तो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो कई मैदान बड़े स्तर के हैं वो हरियाणा में ही है। लोकेशन देखिए, युद्ध की रणनीति समझिए। मान लेते हैं कि ये पानीपत का मैदान है। इधर से सेना लेके आ रहा है बाबर, इधर से सेना लेके आ रहा है इब्राहिम लोदी। बाबर के पास में यह कहा जाता है इतने सैनिक हैं, 7500 सैनिक हैं, लेकिन इसके पास में इतने सैनिक माने गए हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा युद्ध कौन जीतेगा तो इब्राहिम लोदी जीतेगा। बाबर के पास में एक चीज है जिसका नाम है तोपखाना। वैसे तो इतिहास ये कहता है कि भारत में तोप का पहली बार प्रयोग बाबर ने किया था। इतिहास के पन्ने ये भी कहते हैं कि उत्तर भारत में तोप खाने का पहली बार प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। बाबर की सेना में 2 तोपची है। बाबर ने अपनी सेना में इस तरीके से तोपें सजा दी। 2 तोपची थे, एक का नाम उस्ताद अली था, दूसरे का नाम मुस्तफा अली था। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा प्रणाली अपनाई। तुलुगमा क्या होता है? छिपकर युद्ध लड़ना। थोड़ा सा सैनिक बाबर उरे उतार दिया, थोड़ा अड़ीन छुपा दिया, थोड़े सैनिक इधर, थोड़े सैनिक इधर।
इधर से भगदड़ मचाती हुई 1.5 लाख सेना आ रही है। कितनी सेना आ रही है? 1.5 लाख सेना आ रही है। इस सेना ने देखा कि थोड़ा सा ही घंटे में सल्टा के चला। कोई पैदल है, कोई घुड़सवार है, कोई अश्वारोही सेना पर है। ये जैसे ही आगे बढ़े तो तोपों ने इन पर अटैक कर दिया। भारत के इतिहास में पहली बार तोप देखी गई थी। इन तोप के आगे भारत के हाथी भी नहीं रुक पाए थे, इसलिए उल्टे पैर हाथी घोड़े भागने लगे और कहते हैं कि अपनी सेना को कुचल डाला। इब्राहिम लोदी हाथी से नीचे गिर गया, जिसको युद्ध भूमि में मार दिया। अरे दिल्ली का एक ही सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मरा है, वो इब्राहिम लोदी ही है। मरते ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की और दिल्ली का धन लूटपाट करके प्रत्येक वस्तु काबुल वासियों में बांट दी। सारा धन किस में बांट दिया? काबुल में रहने वाले लोगों में बांट दिया। आलम खां, दौलत खां खुश थे कि जब भी कोई विदेशी भारत में आया है तो बस वो लूटपाट करके चला गया। जैसे मोहम्मद गजनवी आया, 17 बार उसने इस देश को लूटा, चला गया। ये ड्रीम था सभी का। किसी को ये नहीं पता था कि बाबर दोबारा भी आ जाएगा। बाबर वापस आ गया और कहा कि नहीं, यही खाएंगे, यही पिएंगे, यही मरेंगे। टाबरान स्कूल में उड़े ही गालांगा। अब समस्या खड़ी हो गई। आलम खां, दौलत खां ने तो इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो चाहते थे कि बाबर एक बार आएगा, लूटपाट करके चला जाएगा। पर बाबर आ गया, उसने कहा दिल्ली पर हम राज करेंगे क्योंकि हमने जीता है दिल्ली। और भारत में स्थायी रूप से मुगल वंश की स्थापना कर दी गई। समझ में आ रही? राजस्थान का एक राजा है जिसका नाम है राणा सांगा, और सांगा से एक युद्ध लड़ा जाएगा जिसको इतिहास में कहा जाएगा खानवा का युद्ध। क्या कहा जाएगा? तारीख होगी 17 मार्च 1527 ईस्वी। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक मैदान है जिसका नाम है खानवा। इस मैदान में इधर से बाबर की सेना और इधर से राणा सांगा की सेना है। अब सांगा को ऐसे ही समझते हैं क्या है सांगा? सुनिए। सांगा उस हिंदू राजपूत का नाम है जिसके शरीर पर युद्ध भूमि के 80 घाव हैं। एक आंख, एक हाथ, एक पांव, आधा हिस्सा डैमेज है। उसके बराबर कोई योद्धा नहीं है। उस व्यक्ति का नाम सांगा है। 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। सांगा के पास इतनी सेना तो नहीं है, पर इतिहास ये कहता है कि सांगा ने तोपों से बचने के लिए सेना को ट्रेनिंग दे दी। अगर मैं कहूं तो अपने शब्दों में एक बात कह सकता हूं, सांगा को इस बात की जानकारी थी कि बाबर के पास तोप है जो मेरे पास नहीं है। और बाबर की सेना में 2 ही व्यक्तियों को तोप चलानी आती है। एक का नाम उस्ताद अली, दूसरे का मुस्तफा अली। सांगा ने कहा सबसे पहले उन तोप चलाने वालों को मारना है ताकि पलड़ा बराबर हो जाए। और सांगा ने 17 मार्च 1527 के दिन सबसे पहले किसको खत्म करवा दिया? उस्ताद अली, मुस्तफा अली को मार दिया। अब तोपें नहीं चल पाई। अब राजपूतों ने बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। खूब खून बहाया था, खूब पसीना बहाया था। राजपूतों ने इस युद्ध में इतना दम दिखाया था कि इतिहास के पन्नों को जब पढ़ते हैं तो आंसू टपकते हैं। इतना दम दिखाया था। जिस सेना का सेनापति, जिस सेना का राजा या बादशाह या राजपूत जो युद्ध भूमि में इतना डैमेज होने के बाद में भी इतना ताकतवर है, तो उसकी सेना कभी कमजोर नहीं हो सकती। वो प्रेरणा है, मोटिवेशन है वो उसके लिए। मुगल सैनिक खत्म होने लगे धीरे धीरे।
बाबर को पता हो गया कि अब मुश्किल फंस गए, हम युद्ध हारने वाले हैं। बाबर ने कहा कि युद्ध को रोको। तो कहते हैं कि थोड़े समय के लिए युद्ध रुकवा दिया गया। बाबर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है सेना की, कि सैनिकों में जोश नहीं है, पर बाबर सैनिकों में जोश उत्पन्न कर देता है। बाबर कहता है कि मैं आपसे आज से तमगा कर नहीं लूंगा। एक कर लगता था उस टाइम पर, कौन सा? तमगा कर। सेना से लिया जाने वाला टैक्स है तमगा कर। जिहाद का नारा देता है इसमें। कौन सा नारा देता है खानवा के युद्ध में? जिहाद। बाबर कहता है कि ये युद्ध मेरे लिए नहीं सही, खुदा के लिए लड़ लो। तो फिर सैनिकों में जोश उत्पन्न होता है। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की। कहते हैं कि राजपूतों का खून ठंडा हो गया और बाबर ने अपने सैनिकों में जोश उत्पन्न कर दिया। तो सेना ने दोबारा से शुरू किया युद्ध। तो कहते हैं कि राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गई। सांगा को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में सांगा को मरवा दिया गया। इसको इतिहास में खानवा का युद्ध कहते हैं। समझ में आ गई ये बात कि खानवा का युद्ध क्या है? ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है?